पापा अब छोड़ भी दो, 4-5 बार हो गया है, मम्मी आ जाएंगी। बेटा थोड़ा धैर्य रखो, बस हमारा पानी निकलने ही वाला है। 65 वर्षीय दिवाकर अपनी बेटी मधु के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। दिवाकर और मधु के शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है। दिवाकर की धर्मपत्नी रश्मि, जो कि टीचर रहती है, वो अभी स्कूल में पढ़ाने गई रहती है। अब ऐसे में 12 साढ़े 12 बज जाता है, लेकिन दिवाकर अपनी बेटी मधु के साथ लगातार यही सब कुछ करते रहते हैं। इधर बेटी अपने पापा दिवाकर के हाथ जोड़ती है, लेकिन दिवाकर अपनी बेटी की एक नहीं सुनते हैं और वो शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक उनकी पत्नी रश्मि नहीं आ जाती, अपनी बेटी के साथ लगातार यही सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे रश्मि आती है, दिवाकर उसके कुछ समय पहले ही अपनी बेटी को छोड़ते हैं। बेटी स्नान करने जाती है, नहाने जाती है। नहा धो करके वो अपनी माँ के लिए खाना बनाने जाती है। वो किचन में खाना बना रही होती है। दिवाकर अपनी पत्नी से मीठी चुपड़ी बातें कर रहे होते हैं। इधर रश्मि जी ने कुछ भी नहीं पता कि जब वो स्कूल में पढ़ाने चली जाती है, जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे वो घर से निकलती है, दिवाकर झट से अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और अपनी बेटी के शरीर से सब कुछ निकाल देते हैं। इसके बाद वो बेटी के साथ संबंध बनाते हैं। इधर रश्मि, जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उनके पीठ पीछे उनका पति क्या कारनामे कर रहा है। बेटी जो अपने ही माँ के पति यानी कि अपने पिता के साथ ये सब कुछ कर रही है। एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? भला पिता अपनी पत्नी के होते हुए अपनी बेटी के साथ ये सब कैसे कर रहा था? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका भी दिमाग चकरा गया होगा। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर दिवाकर और मधु दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी बहुत ही रोमांच से भरपूर है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस तरह की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ, घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। अजमेर से असगर अली, गुलिस्ता खान, हुरैरा, नदीम, राहुल वर्मा, बिक्की सिंह, कौशल जी, नंदिनी। थैंक यू सो मच नंदिनी जी, आप हमें इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमेशा हमारा सपोर्ट करती हैं। दिल्ली से कविता पटेल, शुभांशु, रवि मिश्रा, अंजलि चौहान, नंदिनी सिंह, राज, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी वीडियो में ज़रूर दूँ। साथ ही दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से दोस्तों मदद करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहां पर जाकर के आप हमारा मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए आज हमारे साथ इस रोमांच के सफर में। 65 वर्षीय दिवाकर सिन्हा सेफ रहते हैं, वो होटलों में काम करते हैं। दिवाकर महीने का 35,000 आराम से कमा लेते हैं। दिवाकर बॉम्बे के एक रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पे इंचार्ज रहते हैं। लेकिन दिवाकर की पत्नी रश्मि, जो कि गांव में रहती है। दिवाकर सिन्हा की 2 बेटियां और 3 बेटे रहते हैं। तीनों बेटे जवान रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं। वो सब अपने पिता से अलग परिवार में रह रहे होते हैं। अब दिवाकर बॉम्बे से अपने घर वापस लौट आते हैं और वो अपनी धर्मपत्नी के साथ रहने लगते हैं, क्योंकि दिवाकर जिनका एक हाथ कट जाता है। अब ऐसे में दिवाकर को नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए दिवाकर घर आ जाते हैं और वो अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। समय बीत रहा होता है, लेकिन बैंक में दिवाकर के पास जितने भी पैसे बचे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। दिवाकर की पत्नी अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगती है, क्योंकि दिवाकर जिन्हें कोई नौकरी नहीं देता है, क्योंकि दिवाकर सिन्हा का एक हाथ नहीं रहता है। ऐसे में
दिवाकर, एक तो इनकी उम्र भी 65+ है और ऐसे में उनका एक हाथ भी नहीं है, इसलिए दिवाकर को कोई भी अपने यहाँ काम देना नहीं चाहता था। शुरू में दिवाकर बहुत से ऑफिस जाते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं कि वो उन्हें काम दे दें, लेकिन कोई भी दिवाकर को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहता है। दिवाकर को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। दिवाकर की पत्नी रश्मि से अपने पति का ये हाल देखा नहीं जाता है। दिवाकर को चिंता सताती है। तीनों बेटों की तो शादी हो गई है किसी तरीके से, लेकिन उनकी जो 2 जवान बेटियां हैं उनका क्या, उनसे शादी कौन करेगा। आजकल शादी में इतना खर्चा होता है। दिवाकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें अपने परिवार की, अपनी बेटियों की इतनी चिंता रहती। वो अपने बेटों को भी फ़ोन करते हैं, लेकिन बेटे विदेश में रहते हैं। अब ऐसे में वो अपने पिता को, माँ को, अपनी बहनों को भूल जाते हैं। वो अपने माता पिता और अपनी बहनों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। जैसे ही उनके पिता उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि उनकी बहनों की शादी है, वो मदद करें और अपनी बहनों की शादी करवा दें, क्योंकि उन्हें कोई भी नौकरी नहीं दे रहा है। जब तक वो हष्ट-पुष्ट थे, बॉम्बे में काम कर रहे थे, कमा रहे थे, उन्होंने किसी तरीके से उन तीनों की शादी कर दी। अब उनका ये फर्ज है, ये धर्म है कि वो अपनी बहनों की शादी करें और अपने बूढ़े माता पिता का खर्चा उठाएं। लेकिन लड़के अपने पिता को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे पिता ये देखते हैं तो उनसे अपने तीनों बेटों का ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि जब बेटे छोटे रहते हैं तो वो अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलना सीखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने उसी पिता को छोड़ देते हैं। उसका सहारा बनने की बजाय वो अपने पिता का हाथ झटकार देते हैं। ऐसे ही कुछ दिवाकर के तीनों बेटों का हाल रहता है। पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें हार्ट अटैक होता है। आनंद फानंद में रश्मि अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। 3 दिन बाद डॉक्टर दिवाकर को छुट्टी दे देते हैं। दिवाकर घर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि परिवार को कब किसकी नज़र लग जाए, कब कौन सी अनहोनी हो जाए, कौन सी घटना घटित हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही कुछ रश्मि और दिवाकर के परिवार के साथ होता है। रश्मि 12 बजे स्कूल पढ़ाने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही वो स्कूल जाती हैं, ना जाने दिवाकर को क्या हो जाता है। दिवाकर अपनी बेटी मधु के कमरे में जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी के शरीर से सब कुछ उतार देते। मधु अपने पिता को टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जैसे कि मानो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ना तो अपने पिता का विरोध कर पा रही थी और ना ही अपने पिता का सहयोग कर पा रही थी। वो केवल एक कठपुतली की तरह खड़ी रहती है, शांत रहती है, और उसके पिता उनकी जो मर्जी होती है वो मधु के साथ कर रहे होते हैं। दिवाकर जो अपनी हदों को पार कर देते हैं और फिर वो अपनी बेटी मधु के पीछे से ही करने लगते हैं। मधु जिसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, वो बुद्ध बनी सब कुछ करवा रही होती है। इधर दिवाकर 4 साढ़े 4 बजे तक अपनी बेटी मधु के साथ ये सब कुछ करते रहते हैं। मधु जमीन पर लेट जाती है और उसका पिता कई घंटों तक लगातार उसके साथ गलत काम करता है। 4 साढ़े 4 जैसे ही बजता है, दिवाकर अपने कपड़े पहनता है और फिर वो बाहर सोफे पर जाकर के बैठ जाता है। मधु जिसे 15 मिनट बाद होश आता है, क्योंकि वो तो होश में ही नहीं थी। जैसे उसे होश आता है वो देखती है कि उसने तो कुछ नहीं पहना है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है, लेकिन जब वो नहाने जाती है तो भी दिवाकर अपनी बेटी के पीछे पीछे चले जाते हैं और फिर वो बाथरूम में, लैट्रिन में ही उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो वो कई घंटे से लगातार कमरे में कर रहे होते हैं। इधर मधु जो टॉयलेट सीट पर ही बैठ जाती है और उसके पिता अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहते हैं, जो चाहते हैं वही सब कुछ करते हैं। घंटों मधु टॉयलेट सीट पर बैठी रहती है, लेकिन तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। लेकिन मधु घबराती नहीं है, ना तो उसके शरीर में कोई हलचल होती है, जैसे मानो मधु को होश ही नहीं। वो केवल अपनी फटी आंखें लेकर के अपने पिता को देखे जा रहे थे और पिता का जैसे मन करता वो उसे वैसे मोड़ देते। मधु तो टॉयलेट सीट पर ही बैठी रहती है, लेकिन दिवाकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो ना हो उसकी पत्नी रश्मि ही होगी। इसलिए वो झट से दौड़ते हुए जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी रश्मि है, जो कि बाजार से गर्मा गर्म समोसे लेकर के आई है। वो अपनी बेटी मधु को आवाज़ दे रही होती है,
लेकिन मधु तो लैट्रिन में बैठी होती है। वो अपने पति दिवाकर से पूछती है कि मधु कहाँ है। दिवाकर कहते हैं वो तो लैट्रिन गई है, उसे दस्त हो रहा है। अब जैसे माँ रश्मि ये सुनती है तो अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। तभी वहाँ मधु भी आ जाती है, लेकिन मधु जिसके चाल चलन में थोड़ा बदलाव रहता है। माँ पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम ऐसे लड़खड़ा करके क्यों चल रही है। लेकिन मधु अपने माँ से कुछ नहीं कहती। वो तुरंत जग में रखा हुआ पूरा पानी पी जाती है, एक सांस में गटक जाती है। इसके बाद रात का सब लोग डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर सुबह होती है, 12 बजता है। रश्मि स्कूल में पढ़ाने चली जाती है और जैसे ही वो पढ़ाने जाती है, दिवाकर फिर से वही सब कुछ अपनी बेटी के साथ करता है। मधु जो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है, अपने पिता को घूर रही होती है और एकदम बेजान हो जाती है, जैसे कि वो कोई कठपुतली है। उसके पिता जैसे चाहते, जो चाहते वही सब कुछ करते। वो उसकी तरह है। दिवाकर और मधु एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी रश्मि 1 बजे घर वापस आ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत तेज से लैट्रिन लग जाती है। अब ऐसे में वो आधे रास्ते ही पहुंची होती है, तभी उन्हें जोरों से लैट्रिन लग जाती है, इसलिए वो घर वापस आ जाती है। अब जैसे ही वो वापस आती है, दरवाज़ा खुलाती है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। रश्मि को डर लग रहा होता है कि कहीं वो साड़ी में ही ना करते, इसलिए वो तेजी से डोरबेल बजा रही होती, दरवाज़ा पीट रही होती है। इधर दिवाकर जो अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ गंदे काम कर रहे होते हैं। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है। तेजी से वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाकर के मन में एक चोर रहता है। दिवाकर घबरा जाते हैं, वो दौड़ते हुए जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। पत्नी अपने पति से बिना कुछ कहे लैट्रिन में चली जाती है। इसके बाद वो फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद बाहर निकलती है और वो अपने पति और अपनी बेटी मधु से कहती हैं कि वो 4 साढ़े 4 बजे आएंगी, सब्जी में क्या लाना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। दिवाकर कहते हैं कि ठीक है, हम आपको मैसेज कर देंगे। इधर मधु अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है, वो कठपुतली बनी केवल अपनी माँ को देखती रहती है। माँ चली जाती है, दरवाजा बंद। इसके बाद पिता दिवाकर सोफे पर ही अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक माँ जिसे उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, भनक लग जाती है। रश्मि जिनके मन में बेचैनी होने लगती है, वो बार बार सोच में पड़ जाती हैं और अपनी बेटी मधु के बारे में सोच रही होती कि आखिर उनके जाने के बाद उनकी बेटी मधु के साथ ऐसा क्या होता है कि मधु जिसका चाल चलन एकदम बदल जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लाल हो जाती है। बार बार रश्मि की आंखों में अपनी बेटी मधु का चेहरा आ रहा होता है, क्योंकि रश्मि जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ शंका होती है कि कुछ तो उनके पीठ पीछे गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें पता लगाना है। इसलिए रश्मि प्लान बनाती है और वो बाजार जाती है और वहां से एक स्पाई कैमरा लेकर के चली आती है और उसे घर के हर हिस्से में छुपा करके लगा देती है। फिर सुबह होती है, 12 साढ़े 12 बजे वो स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर दिवाकर जैसे ही उसकी पत्नी जाती है, दरवाजा बंद करता है और फिर वो अपनी बेटी मधु के साथ ये सब कुछ करने लगता है। इधर मधु जिसके शरीर से मानो जान निकल जाती है, वो केवल हवा रहती है और उसका पिता अपनी मर्जी के मुताबिक वो सब कुछ करता रहता है। पूरा दिन 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक उसकी पत्नी नहीं आती, दिवाकर अपनी बेटी के साथ मजे लेकर के ये सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन मधु जिसके अंदर कोई भी भावना नहीं रहती है, वो केवल जमीन पर पड़ी रहती है। अब जैसे 4 साढ़े 4 बजता है, रश्मि घर आती है, दरवाजा समय से ही खुल जाता है। इसके बाद वो ना तो चाय पीती हैं और ना ही किचन में खाना बनाने जाती हैं। वो स्पाई कैमरे को चेक करती हैं, लेकिन सारी जगह का वो कैमरा चेक कर लेती हैं, उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। एक कैमरा छुपा करके छत पर लगाई रहती हैं। इसके बाद जब वो छत का कैमरा लेकर के आती हैं, अपने मोबाइल में देखती हैं, तो फिर रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिवाकर मधु को लेकर के छत पर जाते हैं और फिर वो छत पर अपनी बेटी के साथ ये घटिया काम कर रहे होते हैं। दिवाकर जिन्हें पता चल चुका था कि उनकी धर्मपत्नी रश्मि ने हर जगह पर डिवाइस लगाया हुआ है, स्पाई कैमरा लगाया, जैसे उन्हें पता चलता है तो दिवाकर को लगता है कि छत पर उसकी पत्नी ने कैमरा नहीं लगाया, इसलिए वो मधु को लेकर के छत पर जाते हैं। लेकिन जब ये वीडियो रश्मि देखती है तो वो अपने पति पर टूट पड़ती है। पति और पत्नी में हाथापाई होती है, मारपीट होती है
इसके बाद नन्हे भी वहां पहुंच जाता है और वो भी अपने जीजा पर हाथ छोड़ देता है। जीजा पत्नी में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि बीच में पुलिस को आना पड़ता है। के बावजूद दिवाकर अपनी पत्नी और अपने साले नन्हे की एक नहीं सुनते हैं और वो अपनी पत्नी को, अपने साले को घर से घसीटते हुए निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। रश्मि को अपनी बेटी मधु की चिंता सताती है। वो दरवाजा खुलवाती है लेकिन दिवाकर दरवाजा नहीं खोलते। नन्हे अपनी दीदी को लेकर के घर चला जाता है। इधर रश्मि का रो रो करके बुरा हाल रहता है। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर दिवाकर उनकी बेटी मधु के साथ ऐसा क्यों कर रहा था। सुबह होती है, रश्मि और नन्हे दोबारा वो सब दिवाकर के घर पहुंचते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे वो दरवाजा तोड़ते हैं तो दिवाकर और मधु, जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है। अब जैसे ही रश्मि अपने पति को, अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखती है तो फिर से दिवाकर में, नन्हे में और रश्मि हाथापाई हो जाती है। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनका पति ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने पति से बहुत पूछती हैं लेकिन दिवाकर अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है। इधर बेटी मधु से भी नन्हे, उसके मामा और उसकी मम्मी पूछताछ करती है कि बेटा आखिर तुम्हारे पिता ये सब कुछ कर रहे थे तुम्हारे साथ, तो तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। मधु कुछ भी नहीं बोलती। रश्मि को कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर माजरा क्या है। ना बेटी अपना मुंह खोल रही है, ना उनका पति कुछ बता रहा है, लेकिन वो ठान लेती हैं कि सच्चाई का पता लगा करके रहेंगे। अब इधर दिन पर दिन उनकी बेटी मधु की तबीयत बिगड़ जाती है। मधु जिसकी आंखें लाल रहने लगती हैं। इधर दिवाकर वो भी अपना आपा खो देता है क्योंकि अब वो मधु के साथ संबंध नहीं बना पाता है, क्योंकि दिवाकर को नन्हे जंजीरों में जकड़ करके रखता है, क्योंकि अगर वो बंधा रहे तो फिर वो मधु के साथ ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहीं से पूरा मामला बिगड़ जाता है। दिवाकर तो जंजीरों में बंधा रहता है लेकिन मधु दिवाकर के पास दौड़ दौड़ करके जा रही होती है और वो दिवाकर के साथ गलत करने की कोशिश करती है, यानी कि उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है। माँ को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को रस्सियों से बांध देती हैं। अब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। दोनों की आंखें लाल पड़ी हुई, दोनों जिन्हें होश नहीं है, वो अपने आपे से बाहर हो चुके हैं। नन्हे अपनी दीदी रश्मि से कहता है आप जीजा और मधु को लेकर के बाबा योगेंद्र के पास चलिए, हम आपको 1:30 बजे वहां मिलेंगे। रश्मि अपने पति दिवाकर और अपनी बेटी मधु को लेकर के बाबा योगेंद्र के पास पहुंचती है। अब जैसे वो बाबा योगेंद्र के पास पहुंचती है, देखती है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। तभी उनका भाई नन्हे भी वहां पहुंच जाता है। नन्हे के हाथ में एक हड़िया होती है, हड़िया जिसमें गेंदे का फूल और कुछ हड्डियां होती हैं। जैसे ही रश्मि ये देखती है, नन्हे से पूछती है कि नन्हे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम हमें बाबा योगेंद्र के पास क्यों लेकर के आए और तुम्हारे पास ये हड़िया में क्या है। नन्हे कहता है दीदी आपको सब पता चल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके बाद जब बाबा योगेंद्र के यहाँ रश्मि का नंबर आता है, जैसे बाबा योगेंद्र दिवाकर और मधु को देखते हैं तो वो झाड़ुओं से उनकी अच्छे से कुटाई कर देते हैं। बाबा योगेंद्र मधु और रश्मि को जलकुंड में स्नान करवाते हैं। उन्हें लेकर के आया जाता है और पीले रंग के वस्त्र में लपेट करके बैठा दिया जाता है। बाबा योगेंद्र अब मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, मधु तो सही रहती है लेकिन दिवाकर जो तांडव मचा देते हैं। बाबा योगेंद्र दिवाकर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम मधु से ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, मधु से तुम्हारा क्या रिश्ता है। दिवाकर जो दहाड़ते हुए कहता है ये हमारी धर्म पत्नी है और अगर मैं ये सब कुछ अपनी पत्नी के साथ नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा। बाबा योगेंद्र कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये तुम्हारी बेटी। दिवाकर बार बार रट रहा होता है कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बेटी नहीं है। बाबा योगेंद्र पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। दिवाकर कहते हैं कि उसका नाम दिनेश है और वो मधु का पति है। अब जैसे रश्मि और नन्हे दिनेश का नाम सुनते हैं तो उन्हें करंट लग जाता है, वो डर से कांपने लगते हैं। बाबा योगेंद्र रश्मि से कहते हैं कि हड़िया लाओ और उसमें से गेंदे के फूल को पीसकर अपने पति दिवाकर पर लगा दो। रश्मि गेंदे का फूल पीसती हैं और फिर वो अपने पति के पूरे शरीर पर लगा देती है। दिवाकर रश्मि के हाथ जोड़ रहा होता है
लेकिन बाबा योगिंदर के कहने पर रश्मि रुकती नहीं और साथ में नन्हे भी अपनी दीदी का पूरा सहयोग करता है। इसके बाद दिनेश की आत्मा निकल करके परलोक सिधार जाती है। रश्मि और नन्हे साथ में मधु बाबा योगिंदर के चरणों में गिर जाती है। इधर दिवाकर को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। पत्नी और नन्हे बाबा योगिंदर से आशीर्वाद लेते हैं और फिर वो दिवाकर को लेकर के अपने घर चले आते हैं। अब ऐसे 20 साल का समय गुजर जाता है। मधु जिसकी बड़े ही धूमधाम से शादी होती है, आज मधु का पति और उसके कई बच्चे हैं, वो अपने दूसरे पति के साथ अपने बेटे और बेटियों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन इतने सालों में दिवाकर को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चल पाया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये रोमांच से भरपूर कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस कहानी पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।